गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली थी या डिस्कस किया था कि किस तरह से साम्यवादी गुट का जो डेवलपमेंट हुआ था, इम्प्रूवमेंट हुआ था 1945 से लेकर 1949 के बीच में। तो उस इम्प्रूवमेंट की एक अवस्था आई, एक उच्च अवस्था के बाद ऐसा हुआ कि वह अवस्था डेवलप होते होते गायब हो गई। मतलब आज अगर हम बात करें, जैसे हम आज का हमारा टॉपिक जो है कॉजेज ऑफ कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, यानी जो साम्यवादी जो गुट है उसका कोलैप्स कैसे हो गया, उसका विघटन कैसे हो गया। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, विघटन साम्यवादी गुट का। तो आप जैसे कि हमारा टॉपिक है, हमने पहले चर्चा की, अब हम इसके विघटन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी संगठन जो होगा वह अपने प्रारंभिक समय से अपनी ऊंचाइयों तक जाएगा, यानी जो उसकी हाईएस्ट पीक है वहां तक जाएगा और फिर उसका ढलान चालू हो जाता है। अब इसका विघटन शुरू हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं जिन रीजन्स ने इस अवस्था को या साम्यवादी जो गुट है इसको इतना प्रभावशाली अवस्था से उसके पराभव की अवस्था तक पहुंचाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात तो हम मान लें, इसके विघटन का सबसे बड़ा कारण ही क्या था? शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध का जब पराभव हो गया, तो शीत युद्ध का पराभव होगा तो ऑटोमेटिकली साम्यवादी गुट भी काम नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शीत युद्ध के आपको 5 चरण बताए थे, और 5वां चरण और साम्यवादी गुट के विघटन का लगभग टाइमिंग एक ही रहा है, 1985 से और 1991 तक। और अगर ये उस व्यक्ति का कार्यकाल है जिसे हम मिखाइल गोर्बाचोव के नाम से जानते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को महत्व देते हुए अपने आपसी विवादों को समाप्त करने की ओर पहली बार प्रयास किया है, और उस प्रयास का परिणाम रहा कि कम्युनिस्ट जो ब्लॉक है वह बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम चलते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ, या जिन कारणों की हम चर्चा करेंगे उन कारणों को हम देखें कि वो एक्चुअल में कैसे हैं। तो सबसे पहला कारण ही हम इस व्यक्तित्व का लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला और जो सबसे प्रमुख कारण है वो है मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां, ठीक है। दूसरी बात, यूएसएसआर की जो आर्थिक स्थिति थी वो अभी कमजोर हो गई थी। इसके अलावा साम्यवादी जो गुट है उसमें बिखराव आ गया था, या फूट डल गई थी, या वो खोखली हो गया था, खोखलापन उजागर हो गया था उसका। ठीक है। साम्यवादी विचारधारा साम्यवादी जो विचारधारा है उसकी उसका जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था लोकतंत्र और बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ। यानी आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर उसका संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है। और एक और रहा, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, अभी थोड़ा सा उसका हिंट दिया, शीत युद्ध में शिथिलता आना। ठीक है। लास्ट
ये जो लीडर है, अब आप देखिए ये जो प्रमुख कारण है, ये कारण वैसे तो देखे जाएं तो कोई बड़े बात नहीं है। 1985 से लेकर 1991 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनका कार्यकाल रहा था ये। हालांकि नव सिद्धांत की जो रूपरेखा रही वो 1987 से मानी जाती है, ठीक है। 1987 से लेकर जब तक साम्यवादी गुट का विघटन हुआ तब तक के कार्यकाल को हम शीत युद्ध का अंतिम चरण कह देते हैं, या शीत युद्ध का नव शीत युद्ध जो था उसका अंतिम चरण कह देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियां थी, उन नीतियों ने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या रूस की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया। अब आप देखिए मिखाइल गोर्बाचोव एक महान व्यक्तित्व हैं, अभी भी जिन्हें याद किया जाता है। तो ये जब यूएसएसआर के प्रमुख बने, प्रमुख के तौर पर जब इन्होंने अपना पदभार संभाला, तब की जो तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां यूएसएसआर के दृष्टिकोण से या यूएसएसआर की आवश्यकताओं के अनुसार सकारात्मक नहीं थी। यूएसएसआर चारों तरफ से परेशान था, असफल हो रहा था, या यूएसएसआर की नीतियों का विरोध प्रारंभ हो गया था, या लोगों में जो यूएसएसआर के प्रति जो एक भाव था, उसके नीतियों के प्रति जो एक समर्पण भाव था, वह समर्पण भाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। हम देखें एक एक करके। अब देखिए जैसे इसने अपना पदभार संभाला तो इसने विश्व को सुरक्षित, अब सुरक्षित किससे? परमाणु शस्त्रों से। ठीक है, शांतिपूर्ण, सहयोगी, बनाने का जो प्रस्ताव रखा, बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमने जब शीत युद्ध पढ़ा था तो हमने एक परिभाषा बहुत अच्छी पढ़ी थी, उसमें एक व्यक्ति ने बड़ी आसानी से डिस्क्राइब कर दिया था कि वाकई में शीत युद्ध क्या था। उसने कहा था कि शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य, यूएसएसआर और अमेरिका के मध्य, दो विचारधाराओं के मध्य, साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य, दो गुटों के मध्य, वार्सा और नाटो के मध्य, ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी, इसका नाम रखा था हमने शीत युद्ध। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि शीत युद्ध जरूरी नहीं है दो विचारधाराओं के मध्य रहो या दो राष्ट्रों के मध्य रहो, कभी कभी वह दो व्यक्तियों के मध्य भी रहा, दो व्यक्तियों के मध्य भी विवादपूर्ण जो स्थिति है वो भी शीत युद्ध का नाम कहलाएगी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, अगर मैं दूसरे व्यक्तियों की बात करूं तो रोनाल्ड रीगन, ये अमेरिकी पक्ष के लोग हैं, और सीनियर बुश जिनको कहते हैं, जॉर्ज GWH बुश, अमेरिका की तरफ से ये दो व्यक्ति हैं और रूस की तरफ से ये दो व्यक्ति। अब ये दो व्यक्ति जब आपस में संपर्क कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर दो विचारधाराओं का मेल कहें या इसको दो व्यक्तियों का मेल कहें, क्योंकि साम्यवाद तो आज भी है, कुछ साम्यवाद कंट्रियां आज भी हैं, आज भी साम्यवाद है वहां, लेकिन आज साम्यवाद उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में वह 1991 और उससे पहले रह चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दो विचारधाराओं का जो मतभेद था वो शायद उन दो नेतृत्वकर्ता राष्ट्रों के जो प्रमुख थे उन प्रमुखों की वजह से रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पर ज्यादातर शासन रहा स्टालिन का, बहुत लंबे समय तक शासन किया, और ये वहां के लौह पुरुष कहलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना कठोर है वह दूसरे ग्रुप के साथ सहयोग नहीं करेगा, वह संघर्ष की या अपने पक्ष को ज्यादा मजबूत बनाने की जो पॉलिसी है उसका पालन करेगा। तो इसलिए वहां पर सहयोग की भूमिका नहीं बन पा रही है और इस व्यक्ति की नीतियों को साम्यवाद की नीतियां मान लिया गया या यूएसएसआर की नीतियां मान लिया गया, यानी इसका जैसा नेतृत्व था उसने वैसा ही माहौल क्रिएट करने का काम किया। ये शांतिपूर्ण व्यवहार
नहीं करना चाहता था या इसने प्रयास नहीं किए, इसलिए वहां पर शांतिपूर्ण जो कोशिशें थी उनको धक्का लगा। वहीं पर दूसरी ओर ये व्यक्ति आया। अब जब ये व्यक्ति आ रहा है तो इसके विचारों में कहीं भी किसी तरह का कोई असहयोग नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। यह संपूर्ण विश्व को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहता है ताकि विश्व को एक शांतिपूर्ण स्थल बनाया जा सके, सुरक्षित स्थल बनाया जा सके, जहां पर संपूर्ण मानव जाति या संपूर्ण राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। तो यानी इसकी नीतियों की वजह से यूएसएसआर की नीतियों में परिवर्तन आ रहा है। वही यूएसएसआर है, अभी तक साम्यवादी राष्ट्र है जब तक विघटन नहीं होगा। तो यानी एक तरह से इसकी नीतियां कहला रही। अब यहां पर साम्यवाद क्या हो रहा है, शांतिपूर्ण नीतियों का पालन कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने जब ऐसी घोषणा की कि मैं एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व बनाने का प्रयास करना चाहता हूं, तो अमेरिका जैसे जो व्यक्ति हैं या अमेरिका के जो लीडर्स हैं, इन्होंने इसे सहयोग करने का प्रयास किया, इस प्रयास को असफल नहीं किया। ठीक है, तो ये जो कार्यकाल रहा 6 साल का मिखाइल गोर्बाचोव का, इन्होंने इस कार्यकाल में साम्यवाद के पतन को कह दें या शीत युद्ध के समाप्ति की ओर अग्रसर होना कह दें, ये दोनों कारणों की ओर इन्होंने बहुत प्रयास किया। तो इन्होंने जब विश्व को ऐसे बनाने की घोषणा की तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसके तहत इन्होंने 1988 में यह घोषणा कर दी कि यूएसएसआर, देखो पहला प्रयास, पूर्वी यूरोप से अपने 5 लाख सैनिकों को वापस बुलाएगा। अब ये घोषणा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसने अपनी तरफ से एक शुरुआत कर दी है कि हम पूर्वी यूरोप से अपने जो सैनिक हैं, जो उन राष्ट्रों को, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी आदि आदि जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों से जो कि साम्यवाद के स्तंभ बने हुए हैं या साम्यवादी गुट के मजबूत राष्ट्र हैं, वहां से सैनिकों की वापसी के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी या तो मजबूरी से, कुछ भी समझ लीजिए आप, यानी वहां से साम्यवाद का प्रभाव क्या होने वाला है, अब कम होने वाला है, खत्म होने वाला है। साम्यवाद का प्रभाव खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसके इस डिसीजन से। यानी वह अपने आप को सीमित करना चाह रहा है, यानी रूस अपने आप को इन राष्ट्रों में से क्या कर रहा है, सीमित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये पहला प्रयास किया उन्होंने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का, क्योंकि पूर्वी यूरोप अखाड़ा बना हुआ है। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये जो राष्ट्रों के नाम मैंने आपको बता रहे हैं, ये है राष्ट्र शीत युद्ध के दौरान शक्ति परीक्षण का माध्यम बन गए या शक्ति परीक्षण का अखाड़ा बन रहे हैं। तो पूर्वी यूरोप से जब अमेरिका अपने सैनिकों को वापस लाने की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी। दूसरा कारण देखें आप, दूसरे कारण में अगर हम देखें तो दूसरा कारण जो था, इन्होंने 1991 में इसी प्रकार का एक और प्रयास किया। जॉर्ज बुश और मिखाइल गोर्बाचोव के बीच एक समझौता हुआ, इसके तहत अफगानिस्तान से, मैंने आपको बताया था कि दिदांत की समाप्ति क्यों हो गई थी, अफगानिस्तान से साम्यवादी सैनिकों को, अफगानिस्तान से साम्यवादी सैनिकों को वापस बुलाने का समझौता हो रहा है, किसमें, अमेरिका और रूस में। यानी यहां भी ये दोनों राष्ट्र इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हमें अफगानिस्तान में जो साम्यवादी गठबंधन या साम्यवादी गुट के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए, जो कि नव शीत युद्ध का कारण बन गई थी ये घटना। जैसे अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं ने प्रवेश किया या यूएसएसआर की सेनाओं ने प्रवेश किया, तो वहां पर प्रारंभ हुआ नव शीत युद्ध। उस नव शीत युद्ध को खत्म करने के लिए ये दोनों राष्ट्र वापस सहमत हो गए और रूस ने कहा या यूएसआर ने कह दिया कि मैं अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस लेकर आऊंगा। आप ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि जहां तक साम्यवाद ने जहां एक बार प्रवेश कर लिया, या हम कहते जहां एक बार अपना पैर जमा दिया, वहां से साम्यवाद ने अपने पैर वापस नहीं खींचे हैं इस विघटन से पहले। अगर हम बात करें क्यूबा में भी, क्यूबा संकट खड़ा हुआ था, तब भी वहां से क्यूबा साम्यवाद की समाप्ति नहीं हुई है, और आज भी क्यूबा साम्यवादी राष्ट्र है या साम्यवादी विचारधारा पर चलता है।
तो आप ये ध्यान रखें कि मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों में दूसरा जो प्रमुख बिंदु आ रहा है वो आ रहा है कि हमने अफगानिस्तान से, या मिखाइल गोर्बाचोव ने या यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से सेनाओं को हटाने पर सहमति दे दी है। अब देखिए इसकी जो नीति है उसकी जो एक और बात है पेरेस्ट्रोइका, इसे ध्यान से सुने आप। इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको पता है, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्गठन की नीति, पुनर्गठन की नीति। इसका जो दूसरा अर्थ है जो हम यूएसएसआर के संदर्भ में लेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो यूएसएसआर में या साम्यवादी जो पार्टी है, साम्यवादी जो पार्टी है उस पार्टी के का पुनर्गठन करना, यानी उसकी जो संरचना है नीचे से लेकर ऊपर तक उस संरचना में बदलाव करना। बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? बदलाव करना चाह रहे हैं, ठीक है। बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होने लगा है, भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ गई है। अभी हम जब बात करेंगे, अभी एक और अगला जो बिंदु आएगा, अभी अत्यधिक मात्रा जो बढ़ी उस मात्रा ने रूस को या यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था को क्या कर दिया? खोखला कर दिया। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि मैं पेरेस्ट्रोइका नीति के अंतर्गत पूरे साम्यवादी गुट या पार्टी का पुनर्गठन करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो साम्यवादी पार्टियों पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इस तरह के जब इसने विचार रखे तो ये भी अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। यानी जिस पार्टी ने 1917 से लेकर 1991 कह दें, क्योंकि बाद में एक व्यक्ति ने प्रयास किया, लेकिन 88 में उस पर पाबंदी लग रही है, ठीक है। यानी 1917 से लेकर 1988 तक जिस पार्टी ने रूस की राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में रखा या साम्यवादी गुटों की राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में रखा, उस पार्टी को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचोव। क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव का मानना था कि इस पार्टी की संरचना में इस तरह की कमी है जिसने रूस में भ्रष्टाचार की मात्रा को अत्यधिक बढ़ाने का काम किया है। जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा या जब तक इस पार्टी पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक रूस में होने वाले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होगा। तो ऐसा मानते हुए इन्होंने सबसे पहले साम्यवादी पार्टी का पुनर्गठन करने का विचार रखा और नए नए व्यक्तियों को या नई विचारधारा के लोगों को पार्टी में स्थान देने का इन्होंने प्रयास किया और इस नीति का आगे इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया। आगे देखते हैं आगे। अब इसी तरह इनकी नीति का एक और दूसरा बिंदु था ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट की नीति, ठीक है, ये शब्द रूसी है। तो अब इसका मतलब है खुलेपन की, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? खुलेपन की नीति, खुलेपन की नीति। अब अगर आज आपको बंद या संकुचित विचारधारा या विदेश नीति देखें तो आप चाइना को देख सकते हैं। हालांकि चाइना की नीति अभी इतनी नहीं जितनी इस समय उसकी थी। ये चीनी, आज हम चीनी व्यवस्था को देखें या राजनीति को देखें तो उसका हम एग्जाम्पल रख सकते हैं इसकी जगह। जैसे आप चीन के बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा, चीन आर्थिक क्षेत्र में तो फिर भी खुला हुआ है, लेकिन वहाँ के अखबार इतनी आलोचना नहीं कर सकते सरकार की किसी नीति की, नेताओं की या किसी अन्य प्रकार की कोई बात जो उन्हें लगता है कि चीन के हित में नहीं है। तो वहाँ पत्रकारों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी भारत या अन्य राष्ट्रों में है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट तो नहीं है लेकिन उसकी विचारधारा में कहीं ना कहीं समाजवाद रह चुका है। उसने साम्यवाद में परिवर्तन करके अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, तो थोड़ा खुलापन तो आया है। अभी वर्तमान की चीन की बात कर रहे हैं तो, लेकिन उतना खुलापन नहीं आया है जितना आज भारत में और अन्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन राष्ट्रों में जितना खुलापन है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से, उतना खुलापन चाइना में नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि उस समय का यूएसएसआर कैसा था तो एग्जाम्पल अभी हम उत्तर कोरिया को भी देख सकते हैं, क्यूबा को देख सकते हैं, हमारे पड़ोस में चाइना, इसलिए चाइना को भी देख सकते हैं। क्यों आप उत्तर कोरिया के बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। किम जोंग उनको जो सही लगेगा
वही वहाँ का कानून बन जाता है। इस तरह की नीतियाँ। तो ऐसी जो चीनी राजनीति है वो कभी यूएसएसआर की राजनीति या पॉलिसी भी रही थी। तो उस पॉलिसी में परिवर्तन लाने का काम किसने किया? मिखाइल गोर्बाचोव ने। यह पॉलिसी में जो परिवर्तन लाया गया है, यही परिवर्तन आगे जाके साम्यवाद के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब खुलेपन की नीति से हमारा तात्पर्य क्या है कि यूएसएसआर की कंपनियां जो हैं विदेशों में जा सकती हैं, विदेशों में निवेश कर सकेंगी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, विदेशी कंपनियां भी, जो विदेशी कंपनियां हैं वह यूएसएसआर में निवेश कर सकेंगी। निवेश कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी सरकारी नेताओं की भी आलोचना की जा सकेगी, सरकार व नेताओं की आलोचना भी की जा सकेगी। अब ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आलोचना की ही जाएगी, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी भी इन पर लगाई नहीं गई कि सरकार की कोई आलोचना या सरकार की किसी नीति की आलोचना नहीं की जाएगी, यानी थोड़ी सी ढील दी जा रही है, ठीक है। अब ढील से याद आया कि श्रमिक कानूनों में भी ढील दी गई। श्रमिक जो कानून थे, यानी लेबर लॉ जो थे, हालांकि श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकारें हैं, साम्यवादी सरकारें जितनी भी हैं, वहां पर श्रमिकों के हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, या पॉलिसियां इस तरह की बनाई जाती थी कि जिन पॉलिसियों में श्रमिकों के हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाए या उनके हितों को ध्यान में रखा जाए, यानी अत्यधिक लाभ की अपेक्षा सामूहिक लाभ की बात की जाती थी। तो इसलिए श्रमिक कानूनों में भी खुलेपन की नीति के अंतर्गत छूट दी गई है। आगे देखें आप, पत्रकारों को मामले की जांच करने, सही पत्रकारिता, जिसे शुद्ध रूप से पत्रकारिता कहा जाता है, ऐसा करने की भी पत्रकारों को भी छूट दी जा रही है, ठीक है। इस तरह की, अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की छूट मिलेगी तो जब कुछ लोग हमारे देश में आएंगे और कुछ देशों में हम जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारी विचारधारा पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ेगा और उनके विचारों पर हमारे विचारधारा का भी क्या पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जब विदेशी कंपनियां वहां आ रही हैं, साम्यवादी राष्ट्रों में समझ लो, रूस में समझ लो, या कहीं अन्य किसी नए राष्ट्र को समझ लो, तो जब वो वहां गए तो वहां की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने की उनको क्या मिली हुई है? छूट। वो जो जैसी परिस्थिति है वैसा दिखाते थे। अगर रूस अत्यधिक डेवलप हो रहा है तो वह रूस के डेवलपमेंट को दिखाएंगे, जहां रूस पिछड़ रहा है तो वह रूस के पिछड़ेपन को दिखाएंगे। तो इस कारण ऐसा हुआ कि संपूर्ण विश्व को यूएसएसआर की वास्तविक स्थिति का अंदाजा होने लगा, या हम कह दें कि संपूर्ण विश्व के सामने यूएसएसआर की जो पॉलिसी है उनमें जो कमियां रह गई थी, या साम्यवाद में जो कमियां रह गई थी, वे कमियां उजागर होने लगी। अब उजागर होने लगी तो साम्यवादी जितने भी राष्ट्र हैं, वहाँ की जनता ने और उनके समर्थन में जो राष्ट्र थे, उन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन या एक प्रयास करने का निश्चय किया, और उस निश्चय का परिणाम ही रहा कि साम्यवादी जो गुट है उसका पराभव हो गया, उसका विघटन हो गया। तो ये ध्यान रखें आप, खुलेपन की नीति से हमारा तात्पर्य है। अच्छा, इसका उद्देश्य आप ध्यान कर ले, इसका उद्देश्य था पारदर्शी सरकार बनाना। अगर फिर हम बात करें, ये जो नीतियां लाई हैं दोनों, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, तो इसका उद्देश्य था कि पारदर्शी सरकार बने। अब पारदर्शी तो आप समझते ही हैं, पारदर्शी सरकार या प्रशासन की स्थापना करना, पारदर्शी सरकार या प्रशासन की स्थापना करना, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रयास किए गए और वहां पूरे साम्यवादी जो पार्टी थी उसमें उसका पुनर्गठन किया गया। तो जब ये दो काम हुए
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की जो छवि थी या यूएसएसआर की जो छवि थी उसको धक्का लगेगा, या साम्यवादी जो विचारधारा है उसको धक्का लगना स्वाभाविक था, क्योंकि उसमें कई तरह के दोष थे, कई तरह के लूप थे, और इसके बजाय जो राष्ट्र हैं दूसरे वह अत्यधिक विकास कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि पूंजीवाद और साम्यवाद पिछड़ रहा है या पिछड़ा हुआ है, या साम्यवाद में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ऐसी बातें पता लग रही है जब इस तरह के विचारधारा के अंतर्गत विदेशी लोग यूएसएसआर में प्रवेश कर रहे हैं, और यूएसएसआर की जो कंपनियां हैं वो विदेशी धरती पर जाकर अपना काम कर रही हैं। आगे चलते हैं हम। इसी में तो ये दो मुख्य नीतियां थी। वैसे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए अफगानिस्तान से और 1 एग्जाम्पल दिया पूर्वी यूरोप से सेना हटाया जाना। 2 कारण और 2 ये इनकी नीतियां। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के बारे में पूछा जाता है, या तो इन्हें स्पष्ट कीजिए, या कई बार पूछ लिया जाता है ये किस राष्ट्र की विदेश नीति के तत्व थे, या साम्यवादी विचारधारा के विघटन में किन 2 सिद्धांतों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो इसके बाद हम दूसरा जो बिंदु हम देख रहे हैं वो हमारा बिंदु है यूएसएसआर की आर्थिक मजबूरियां। ठीक है, उन आर्थिक मजबूरियों का अध्ययन करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से, तो अगर हम बात करें किसी भी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को अगर प्रभावी बनाना है तो उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद आवश्यक है। ये तो आप भी मानते होंगे। ठीक है, ठीक है, पहली बात। यानी आप जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंग बनते हैं या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आपको सदस्यता प्राप्त होगी तो आपसे वहां पर अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता करते हैं। तो यूएनओ में भी सदस्यों के ऊपर अनुदान के रूप में, शुल्क के रूप में कोई ना कोई राशि वहां जमा कराते हैं। तो आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रभावी भूमिका के लिए यह आवश्यक है कि आप वहां उस संगठन को आर्थिक सहायता भी करें। तो अब हम जब बात करें कि यूएसएसआर इतना बड़ा संगठन है, इतने राष्ट्र उससे जुड़े हुए हैं और संपूर्ण विश्व में उसका प्रभाव है, तो उसे अपने संगठन को या इस विचारधारा को बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक था। लेकिन आप देखिए कि 1970 तक यूएसएसआर 30% निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। 1985 तक आते आते यूएसएसआर 14% कर रहा है। अब इसके बाद जैसे जैसे जाएंगे निर्यात कर रहा है ये, तो जैसे 1991 का टाइम आ रहा है या उसके बाद का, तो ये निर्यात आ गया 2% पर। ये आयात कर रहे हैं इस समय 6% आयात। जो इनकी विकास दर है वो रह गई 4.4%, जो एक समय बहुत अत्यधिक थी, विकास दर बहुत ज़्यादा थी। टोटल जीडीपी का 10 से 20% सैनिक व्यय खर्च हो रहा है इनका, सेना पर या अस्त्र शस्त्र खरीदने में, इस तरह का। तो आप देख सकते हैं जब निर्यात आपका घट गया, तो आपका निर्यात घट गया तो आपके पास पूंजी की मात्रा कम होती जाएगी, आपकी आर्थिक आवश्यकताएं तो बढ़ रही हैं, आपके देश का प्रचार प्रसार हो रहा है साम्यवाद का, वो तो बढ़ रहा है, राजनीतिक तौर पर तो आप वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर आपकी स्थिति कम होती जा रही है। आपकी कैपेसिटी जो थी आर्थिक
वो कमजोर होती जा रही है। आप निर्यात की बजाय आयात पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आर्थिक रूप से आप इतने मजबूत नहीं होंगे तो आप किसी और पर निर्भर करेंगे, और जब आप किसी और पर निर्भर करेंगे तो वह आपसे मनचाहा काम करवाने का प्रयास करेगा, या आपका जो भूमिका है या जो आत्मसम्मान है उसे ठेस पहुंचाने का वो काम करेगा। तो ऐसा ही जब आर्थिक रूप से यूएसएसआर या रूस की स्थिति कमजोर हो रही है, मैं रूस बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर का मुखिया रूस है। अगर रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो यूएसएसआर की भी अपने आप होती जाएगी। ठीक है, तो दोनों आपस में सिमिलर हैं, रूस कह दें या यूएसएसआर कह दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन ने भी वहाँ पर साम्यवाद के प्रति लोगों में एक विरोध तो नहीं आ रहा है अभी जो राष्ट्र हैं, लेकिन एक तरह का दुर्भावना या एक तरह का गुस्सा साम्यवाद के प्रति विकसित हो रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा यूएसएसआर के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में होने वाली हड़तालों ने भी, हड़तालों की मात्रा भी बढ़ती जाए, वो अत्यधिक हड़तालें हो रही हैं। जो हड़तालें हैं तो हड़तालें भी अधिक संख्या में होने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि जब हड़ताल अधिक हो रही है तो उत्पादन गिरेगा, सीधी सी बात है। हड़ताल होगी तो उत्पादन क्या होगा, गिरेगा। और आप समझ सकते हैं कि हड़ताल कर कौन रहा है, श्रमिक कर रहे हैं। और अगर साम्यवादी राष्ट्रों में ही श्रमिक खुश नहीं है तो किसी अन्य राष्ट्र में भी क्या उम्मीद की जाएगी क्या? अगर साम्यवादी राष्ट्र जो रूस है, अगर उसमें ही अगर श्रमिक खुश नहीं है, वहां हड़ताल कर रहा है, तो आप सोचिए कि अन्य जो साम्यवादी राष्ट्र नहीं है वहां आप श्रमिकों के कल्याण की बात भूल जाइए, वहां आप इतना दबाव से ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि इनडायरेक्टली जो ये साम्यवाद है या साम्यवादी गुट है, वह भी श्रमिकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, यानी साम्यवाद में कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है। श्रमिकों के कल्याण के कार्य को साम्यवादी राष्ट्र भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी विचारधारा जो है श्रमिकों के समर्थन की, वह इतनी स्पष्ट या इतनी प्रभावी विचारधारा नहीं है। यानी एक सीमा के बाद श्रमिक भी अपनी सरकार से या साम्यवाद से असंतुष्ट हो रहे हैं। तो इसने भी साम्यवाद के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कौन सी नीतियां? आर्थिक मजबूरी। तो ये जो मंदी आ रही है, उत्पादन गिर रहा है और या बढ़ रहा है, तो फिर उसको मार्केट नहीं मिल पा रहे। जो उत्पादन हुआ है उसे मार्केट नहीं मिल पा रहा है, मार्केट मिल रहा है तो अच्छी प्राइस नहीं मिल पा रही है, अच्छी प्राइस नहीं मिल पा रही है तो और ज्यादा रोजगारों का जन्म नहीं हो रहा है, और रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे तो मंदी की अवस्था आएगी। मैंने कहा ये मंदी बहुत घातक है। इस मंदी ने जर्मनी में हिटलर के उदय को बढ़ावा दे दिया। इस मंदी की कंडीशन का फायदा उठाकर ही हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया, और फिर आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व को आगे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये ध्यान रखिए, जो मंदी आ रही है, अब यहाँ पर ये मंदी साम्यवाद के विघटन का कारण भी बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमने बात की थी कि साम्यवादी गुट का बिखराव। तीसरा जो हमारा बिंदु है, साम्यवादी गुट का बिखराव या फूट पड़ जाना। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे मंदी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे, जैसे अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति अत्यधिक अर्निंग कर रहा है या उसकी सैलरी बहुत अच्छी है और दूसरे व्यक्ति की अगर अर्निंग उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होंगे। तो श्योर है वो किसको लेकर होंगे? आर्थिक मुद्दों को लेकर। ठीक है, और आर्थिक मुद्दों को लेकर इतने विवाद होंगे कि किसी दिन उसका घर का या उस व्यवस्था का बिखराव हो जाएगा, जिसे हम बंटवारा भी कह देते हैं। तो अब यहाँ पर मंदी उत्पन्न हो रही है। मंदी उत्पन्न हो रही है तो यूएसएसआर के मुखिया रूस पर दबाव बढ़ रहा है कि या तो वो इनको आर्थिक सहायता दे या फिर इनको मुक्त कर दे। कहने का मतलब है उन साम्यवादी गुट के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में आपस में ही तनाव उत्पन्न हो रहा है, आपस में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, और इस विवाद का नतीजा ये रहा कि ये जो साम्यवादी गुट है वह विघटित हो गया। अब आप देखिए कैसे रोमानिया, पूर्वी राष्ट्र हैं पूर्वी यूरोप के, बुल्गारिया,
पोलैंड, हंगरी और पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। अब यहाँ पर 1945 से लेकर 1949 तक किसकी स्थापना हुई? साम्यवाद की। ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में। ठीक है, डिवाइडेशन की बात करेंगे भाई, स्थापना की। तो पूर्वी जर्मनी में ये काम हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर 1989 से मतलब मैं यही लिख दूं 89 से लेकर 1991 के दौरान लोकतंत्रात्मक सरकारें कैसी सरकारें आ रही हैं? लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक सरकारें आ रही हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ से कौन हट रहा है? ये तो साम्यवाद के विघटन से पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी यहीं से शुरू हो जाता है साम्यवाद का विघटन। लेकिन यहाँ पर कुछ राष्ट्र ही अलग हो रहे हैं। मेन जो राष्ट्र है साम्यवादी गुट का विघटन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 1989 से लेकर 1990 तक, 91 तक चलेगा आगे, लेकिन ये भी 90 तक। ठीक है, 91 में अलग हो जाएगा। तो ये जो 4-5 राष्ट्र हैं ये शामिल हुए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सन बाय सन। ठीक है, तो अब सन बाय सन ये फिर वापस अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत है साम्यवादी गुट के विघटन की, ये शुरुआत 1991 दिसंबर तक चली, जब पूरी रूप से साम्यवादी गुट क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। यहाँ तो ये अलग हो रहे हैं एक एक करके, या टूट नहीं रहा है साम्यवादी, एक कब अलग हो गया, एक कब अलग हो गया, एक कब अलग हो गया। और यहाँ पर साम्यवादी सरकार की अपेक्षा लोकतंत्रात्मक सरकारों की स्थापना हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जब साम्यवादी गुट बिखरता है तो वहां भी 14 गणतंत्र स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब मैं इनके नाम बताऊं आपको, एक साथ ही बता देते हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखें आप। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, ये बाल्टिक प्रदेश भी कहलाते हैं तीनों। ये मैं ये कह रहा हूं कि 14 गणतंत्र नए निकले हैं यूएसएसआर के विघटन से, चाहे वो पहले हुआ हो चाहे बाद में हो। आगे देखें आप, इसके बाद आता है रूस और बेलारूस। ये रूस और ये बेलारूस। मोल्दोवा या मालदोवा भी कहते हैं इसको, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान और यूक्रेन या यूक्रेन। ठीक है, ये 15 राष्ट्र हो रहे हैं। रूस को अलग कर दिया हमने क्योंकि रूस से निकल रहे हैं एक तरह से। ये सारे राष्ट्र क्या हैं? ये जब इस गुट का विघटन हुआ तो ये राष्ट्र अलग अलग, ये अभी भी हैं तो ये राष्ट्र अलग होकर निकले। ठीक है, यानी अब आप खुद देख सकते हैं कितने राष्ट्र अलग हो गए हैं साम्यवादी गुट से, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनी, या फिर इनकी जो प्रशासन था या जो आर्थिक आवश्यकताएं थी उनको यूएसएसआर का जो गुट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अमेरिका इन्हें या तो चुनौती दे रहा है या इनका सहयोग कर रहा है। इस वजह से भी ऐसा काम हो रहा है कि ये जो राष्ट्र हैं ये अलग अलग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। आगे चले अब हम,
अब इसमें देखिए आप अगला जो हम बात कर रहे हैं इस कारण को देखिए। चौथा जो कारण है उसमें आप देखिए कि वे जो गणतंत्र हुए, जैसा कि मैं कह रहा हूं वहां किसकी स्थापना हो रही। अब जो साम्यवाद की जो बात कर रहे थे हम, वह विचारधारा कैसी है? केंद्रीकरण की, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया गया था वहां, और उसका मुखिया किसको रखा गया? रूस को। वहां सर्व सत्ताधिकारी जो दल है उसकी सरकार रही, ठीक है। यानी एक दल है, और वो दल कौन सा है? साम्यवादी दल। तो उसी के पास सारे अधिकार रहेंगे, वह डिसीजन लेगा इन सभी राष्ट्रों के संदर्भ में। तो ऐसा दल और ऐसी सरकार की लोगों ने आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, या उससे असंतुष्टि जो थी वो दिखाना प्रारंभ कर दिया। यानी ये जो सर्व सत्ताधिकारी जो दल होगा वह उच्च लेवल पर ही काम करता है, उसे निम्न स्तर का कोई भी अनुमान नहीं होता है। उसमें एक अहंकार की भावना आ जाती है, तानाशाही की भावना आ जाती है, और यह तानाशाही की जो भावना है वह किसी भी संगठन को संगठित रहने में नुकसानदायक हो जाती है। कुछ लोग बड़ी आसानी से आज के हमारे नेतृत्व को तानाशाह कह देते हैं। जिन्होंने तानाशाही वास्तव में देखी नहीं है, वे छोटे छोटे अनुशासन को या थोड़े से कठोर अनुशासन को भी तानाशाही का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तानाशाही हमने देखी नहीं, जर्मन की तानाशाही नहीं देखी, स्टालिन की तानाशाही नहीं देखी, मुसोलिन की तानाशाही हमने नहीं देखी। लेकिन अब तो ये जो तानाशाही है, ये जो पार्टी का, एक पार्टी की जो सरकार है या एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के कारण जो गणतंत्र हैं मुक्त होना चाहते हैं, वह उस केंद्रीकरण से मुक्त होना चाहते हैं और विकेंद्रीकरण की तरफ जाना चाहते हैं। विकेंद्रीकरण का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। और वह पॉसिबल किस में है? लोकतंत्र में। यानी एक तरह से इन नव गणतंत्रों में की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का साम्यवाद के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है, और उसमें जीत किसकी हो रही है? लोकतंत्र की हो रही है। तो यानी ये जो संघर्ष शुरू होता है साम्यवाद में और लोकतंत्र में, या बाजारवादी जो व्यवस्था है उसमें, उस संघर्ष ने भी साम्यवाद के पतन की आधारशिला मजबूत कर दी थी। अब यहां पर जो व्यवस्था है वो चाह रही है एक तो विकेंद्रीकरण और एक खुला बाजार हो। खुले बाजार की जो गतिविधियां होती हैं वह, यानी आप बाजार को नियंत्रित नहीं करें। आप बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो जो नियंत्रण स्थापित होगा वह नियंत्रण कहीं ना कहीं आपकी योग्यताओं के साथ समझौता करेगा। खुले बाजार में जो जितना योग्य होगा वह उतना ज्यादा लाभ अर्जित करेगा, वह उतनी ज्यादा आय अर्जित करेगा, वह उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्जित करेगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जब आप उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, यानी आप उसकी योग्यताओं को संतुलित या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, और एक दिन वह व्यवस्था या वह व्यक्ति इसके खिलाफ आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और ऐसा ही कहाँ हो रहा है? इस साम्यवादी राष्ट्रों के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इस दल को सर्वशक्ति दे दी। यह कैसे? और मैंने पहले बताया कि यहाँ इस दल में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया कि आर्थिक रूप से इन गणतंत्रों के साथ साथ रूस और यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति को भी क्या हो गया? लकवा मार गया, यानी वो भी बेहद कमजोर हो गई। तो इसलिए इन लोगों ने इनको नकारना प्रारंभ कर दिया, साम्यवाद को मना करना शुरू कर दिया, आधारित व्यवस्था की मांग करने लगे। और इन नव स्वतंत्र गणराज्यों में ऐसा ही हुआ। जब वो स्वतंत्र हो रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र के अंतर्गत खुले बाजार या ये जो आर्थिक या पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें अपनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, और साम्यवाद को नकारना प्रारंभ किया। इन राष्ट्रों ने खुद का एक संगठन भी बनाया था, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। यानी ये संगठन इन नव स्वतंत्र गणतंत्रों ने या गणराज्यों ने भी बनाने का प्रयास किया था। गणराज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गणराज्यों में नई सरकारें आ रही हैं, ठीक है, और ये नई सरकारें आने के साथ क्या कर रही हैं? साम्यवादी व्यवस्था को नकार रही हैं।
तो इनकी स्वतंत्रता या इनकी विचारधारा में परिवर्तन को भी हम साम्यवादी गुट के विघटन का कारण मानते हैं। आगे चलें आप। हमारा जो नेक्स्ट कारण है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने पढ़ तो नहीं चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। हम नई घटनाएं लिखेंगे इसमें आया 5वां जो कारण है वह है शीत युद्ध में शिथिलता। आप समझ सकते हैं कि यदि दो महाशक्तियों के मध्य विचारों में परिवर्तन आएगा तो इन दो महाशक्तियों के विचारों में परिवर्तन आने से संपूर्ण विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब ये जो परिवर्तन है यह परिवर्तन कैसे आया, कैसे हम कह दें कि इन दोनों के आपसी संबंध अच्छे हो रहे हैं, या इनके बीच जो शीत युद्ध किन के बीच में चल रहा है, इन दो महाशक्तियों या इन दो महाशक्तियों के गुटों में। अगर इनके आपसी संबंध अच्छे चल रहे हैं तो हम भी मान लेंगे। तो इन्होंने पहली बार तो जब प्रयास किया, जब एक तो इन्होंने स्टार्ट फर्स्ट संधि की। स्टार्ट फर्स्ट में क्या किया कि ये दोनों राष्ट्र अपने 30% परमाणु हथियारों को खत्म करने पर सहमत हो गए। परमाणु जो हथियार हैं समाप्त करने पर सहमत हो गए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोनों राष्ट्र सहमत हो रहे हैं कि हम अपने परमाणु हथियारों को समाप्त कर देंगे। कितना? 30% तक। उससे पहले इन्होंने 1987 में INF संधि की, जिसके अंतर्गत भी ये अपने मारक जो हथियार हैं या मिसाइलें हैं उनको कम करने पर, उनके उत्पादन पर सहमत हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक संधि और की जिसके अंतर्गत इन्होंने सीधी विमान सेवा वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच, ठीक है, सीधी विमान सेवा चालू की है। यानी अच्छे संबंध हो रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं विमान तक जो राष्ट्र अपने यहाँ चलने नहीं दे रहा, सीधी विमान सेवा ही नहीं है। ऐसे संबंध बताते हैं कि दोनों के बीच कितना तनाव है। तो इसको खत्म कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 1989 में कुवैत संकट जो आया था, मैंने पहले ही बताया आपको, इराक ने अटैक कर दिया था इस पर, या खाड़ी संकट भी कहते हैं इसको। इस खाड़ी संकट के समय इराक का समर्थक था जबकि USSR, लेकिन उसने UNO में जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उनमें रूस ने अमेरिका का सहयोग किया, अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया। यानी इन दोनों राष्ट्रों ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को, जो कि बड़े युद्ध में भी बदल सकता था अगर समझदारी से काम नहीं लिया जाता, तो ऐसे समय में भी इन्होंने अपने आपसी संबंधों को मधुर बनाते हुए या आपसी संबंधों का ध्यान रखते हुए इस संकट से दुनिया को उबारने में सहायता की। अब देखो यहाँ 2-4 ये जो घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये 4 जो मेन घटनाएं हैं, इन घटनाओं से पता लगता है कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच होने वाला शीत युद्ध अब कमजोर पड़ चुका है। यानी ये अब उतनी कट्टरता के साथ अपनी बात पर या अपनी विचारधारा पर अड़े हुए नहीं हैं जितनी इस 1985 से पहले ही अड़े हुए थे। नव शीत युद्ध भी आ गया, दिदांत आ गया, शीत युद्ध के 3 चरण आ गए, फिर दिदांत आ रहा है, फिर नव शीत युद्ध आ रहा है, फिर नव दिदांत आ रहा है, और फिर शीत युद्ध का अंतिम या लास्ट चरण आ रही है। तो लास्ट चरण का मतलब साम्यवादी गुट का विघटन। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण इनके आपसी संबंधों में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन ने भी इन्हें इस बात के लिए राजी किया या साम्यवाद के विघटन के लिए USSR को तैयार किया। लास्ट जो हमारा विचार है वह अमेरिका का कुशल नेतृत्व। गुड लीडरशिप कर रहे हैं मिस्टर, 2 व्यक्ति हैं। देखो अब मैं यहाँ फिर आपको याद दिला दूं, 1981 से लेकर 1993 तक यहाँ पर 2 व्यक्ति आए हैं, रोनाल्ड रीगन
और बुश। ठीक है, ये 1989 से 93 तक रहे और ये 1989 तक रहे, 88। ठीक है, और ये यहाँ तक रहे। तो जब इन्होंने दोनों ने भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों माने, क्योंकि ये जो यूएसएसआर है या रूस है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो गया आर्थिक रूप से किस पर निर्भर हो गया, इन राष्ट्रों पर। और इन व्यक्तियों ने भी, या इस नेतृत्व ने भी, या मैं कह दूं अमेरिका के नेतृत्व ने भी इसकी मदद की। मना नहीं कर रहे हैं, अगर तनाव होता या मदद नहीं करता तो पोजीशन कुछ और होती। यानी इन्होंने अच्छे नेतृत्व का परिचय देते हुए इनकी मदद करने का प्रयास किया। यूएसएसआर जो कि साम्यवादी राष्ट्र है, या जो रूस है, उसकी मदद की आर्थिक रूप से। तो उस मदद ने भी इनके विचारों में परिवर्तन लाया, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छाप या प्रभाव को बढ़ाने में योगदान दिया। अमेरिका ने जिस तरह से न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि जो कुवैत संकट था उसका भी कुशलतापूर्वक समाधान ढूंढने में अमेरिका का महत्वपूर्ण रोल था। उस संकट को उबारा, उसके बाद रूस के साथ संबंधों को सुधारा, या रूस की जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके आधार पर साम्यवादी विघटन की शुरुआत होती है। यानी साम्यवाद ने, या दूसरी ओर हम कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव का समर्थन कर रहा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, और जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मिखाइल गोर्बाचोव के आपसी संबंधों ने ही साम्यवाद के विघटन की नींव रखी। जो स्टार्ट फर्स्ट हो रही है वो इन दोनों व्यक्तियों के बीच हो रही है। स्टार्ट फर्स्ट मिखाइल गोर्बाचोव और जॉर्ज बुश के बीच। अब मिखाइल गोर्बाचोव और जॉर्ज बुश ने मिलकर इस संधि का काम किया, इस संधि पर काम किया, और इसका नतीजा क्या रहा कि अंत में जाकर साम्यवादी गुट का विघटन हो गया। ठीक है, ये हमारे कुछ कारण थे, आपके ध्यान में रहने चाहिए। साम्यवादी गुट के विघटन ने हमें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रभाव डाला कि उसके बाद कोई भी तनावपूर्ण स्थिति इतनी बड़ी नहीं हो रही है कि संपूर्ण विश्व को वो किसी प्रकार से हानि पहुंचा सके, या अंतर्राष्ट्रीय शांति को किसी प्रकार से प्रताड़ित या कमजोर कर सके, इतनी बड़ी। अब आप देख सकते हैं कि जब अमेरिका ने मैंने इसमें और बताना भूल गया, अमेरिका ने बड़ी सावधानी से साम्यवाद को कमजोर करने का काम किया। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि दो गुटों में से जब तक एक भी गुट पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाएगा तो दूसरा गुट कभी भी शांतिपूर्वक बैठ नहीं पाएगा। हमने देखा कि महाभारत के युद्ध में जब तक दुर्योधन खत्म नहीं हो गया या दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक पांडव किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सकते थे। या मैं कह दूं भगवान कृष्ण ने उन पांडवों को समझाया, वो तो कहते थे दुर्योधन ही तो बचा रहने तो उसको क्या दिक्कत है, लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया कि जब तक दुर्योधन जीवित है तो आप ये मत समझिए कि आप शांतिपूर्वक या फिर अपना शासन चला पाएंगे। जब तक वो जीवित है तब तक आपके राज्य को या आपके सिंहासन को या आपके राजमुकुट को संकट बना रहेगा। तो ऐसे जब तक साम्यवादी गुट का समापन नहीं हो जाता पूर्णतः, तब तक किसी भी शांति की स्थिति को स्थायी नहीं मान सकते थे। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि दिदांत की अवस्था आई, उसके बाद फिर नवशीत युद्ध आ गया, फिर नवदिदांत आ गया। तो हम आगे शॉर्ट नहीं हो सकते हैं जब तक एक गुट हट नहीं जाए या उसका विघटन नहीं हो जाए। तो अमेरिका ने इस बात को ध्यान में रखते हुए साम्यवादी गुट के विघटन का संपूर्ण प्रयास किया और अंततः दिसंबर 1991 को साम्यवादी गुट पूर्णतः समाप्त हो गया। 25 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर के दौरान जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने साम्यवादी गुट के विघटन की औपचारिक घोषणा पक्की कर दी और उसके बाद विश्व में आज तक शांति स्थापित रही है। बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस स्तर पर इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय शांति को किसी प्रकार से बड़ा राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक नुकसान पहुंचा सके। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इफेक्ट रहे यूएसएसआर के विघटन के, आज उनमें से वो प्रभावशाली हैं या नहीं है। क्योंकि एक बार रूस फिर अपने आप को मजबूत करने के बाद चाइना गुट प्रभावी हो रहा है, जिसमें ईरान, चाइना, उत्तर कोरिया प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, और जबकि रूस और अन्य जो साम्यवादी राष्ट्र हैं या जो अमेरिका से विद्वेष रखते हैं या किसी प्रकार का अमेरिका के साथ उनका
समन्वय नहीं है, वे राष्ट्र अपरोक्ष रूप से उस विवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किस में परिणत होगा, उन घटनाओं का अध्ययन हम यूएसएसआर के विघटन के बाद की राजनीति के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक यू।